हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 से उसके सब्जेक्ट कोड CC13 से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रॉलेट सत्याग्रह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध के तत्काल बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश राज के विरुद्ध वर्षों से जमा हो रहे जन असंतोष अप्रैल 1919 में अखिल भारतीय स्तर पर रॉलेट कानूनों के विरुद्ध एक भीषण ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा। दरअसल युद्धोपरांत, यानी प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्धोपरांत देश में व्याप्त सामाजिक असंतोष एवं राजनीतिक माहौल में भी रॉलेट सत्याग्रह की भीषणता के बीच छिपे थे। युद्ध जनित सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों ने भारतीय जनमानस में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इस असंतोष के कारण थे युद्ध काल में भारी संख्या में सैनिकों की भर्ती, करों एवं युद्ध ऋणों का भारी बोझ, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव आदि। 1918-19 में अकाल एवं महामारियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया था। इनके कारण किसान, मजदूरों, सफ़ेदपोश कर्मचारियों, दस्तकारों, शिक्षित नौजवानों एवं बुजुर्ग वर्ग को बुरी तरह से प्रभावित किया। रॉलेट सत्याग्रह के पूर्व देश का राजनीतिक वातावरण भी बदल रहा था। युद्ध के पूर्व से ही देश की युवा पीढ़ी अधिकाधिक उग्र और ब्रिटिश विरोधी बनती जा रही थी। इस अवस्था में गांधी जी ने आंदोलन को कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और आगे चलकर रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया। रॉलेट सत्याग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम सबसे पहले रॉलेट कानून को समझेंगे। सेडिशन समिति एवं रॉलेट कानून। युद्ध काल के दौरान युद्ध को वरदान मानकर क्रांतिकारी सक्रिय हो गए थे, लेकिन दमनकारी भारत रक्षा कानून के जरिए क्रांतिकारी गतिविधियों को बड़ी सख्ती से दबा दिया गया था। सरकार इस बात से चिंतित थी कि युद्ध की समाप्ति पर जब यह अधिकार छिन जाएगा तब वह क्या करेगी। साथ ही मॉन्टेग्यू घोषणा एवं प्रस्तावित सुधारों ने रूढ़िवादी ब्रिटिश महकमे में असंतोष पैदा कर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भविष्य में आतंकवाद को रोकने एवं कानूनी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सेडिशन समिति गठित की गई। इसके 2 सदस्य भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, एक अंग्रेज तथा एक भारतीय, और 2 गैर सरकारी सदस्य के रूप में एक अंग्रेज और एक भारतीय थे। कुल 5 सदस्य थे। समिति ने सिर्फ पंजाब और बंगाल की क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन के बाद अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत रक्षा कानून के कारण ही युद्धकालीन क्रांतिकारी गतिविधियों पर काबू पाया जा सका था, पर उसके पुनः भड़कने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसके लिए 2 प्रकार के उपाय सुझाए गए थे, दंडात्मक एवं निरोधात्मक। जुलाई 1918 में सेडिशन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर पूरे भारतीय प्रेस ने रिपोर्ट की भर्त्सना करते हुए ऐसे दमनकारी कानून से सरकार को बाज आने की सलाह दी। पूरे भारत में विरोध सभाएं आयोजित की गई। राजनीतिक मंचों से भी रिपोर्ट की आलोचना की गई। फिर भी सरकार ने इन विरोधों की अनसुनी करते हुए समितियों की 2 सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1919 में 2 बिल केंद्रीय धारा सभा में पेश किया। इसके द्वारा नागरिक अधिकारों पर लगे युद्धकालीन प्रतिबंधों को स्थायी रूप दिया गया। राजद्रोहात्मक कार्यों में केवल संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था या किसी स्थान पर नजरबंद किया जा सकता था। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेजों को रखने मात्र पर ही गिरफ्तारियां की जा सकती थी और मुकदमे चलाए जा सकते थे। मुकदमों की सुनवाई विशेष अदालतों में
गुप्त रूप से करने की व्यवस्था थी और अपील का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। कुख्यात पुलिस को तलाशी, गिरफ्तारी एवं जमानत मांगने के असीमित अधिकार दिए गए थे। साक्ष्य विधि के अंतर्गत अवैध साक्ष्यों को मान्यता प्रदान की गई थी। अब हम देखेंगे इस सत्याग्रह के प्रस्ताव को। तमाम विरोधों के बावजूद 21 मार्च को प्रथम विधेयक को कानून रूप प्रदान कर दिया गया। विरोधों को देखते हुए दूसरे विधेयक अर्थात भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक को तत्काल स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार मौखिक प्रतिरोध की निरर्थकता के बाद संघर्ष की अनिवार्यता महसूस होने लगी। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। शुरू में प्रतिबंधित पुस्तकों आदि के प्रकाशन एवं सार्वजनिक बिक्री के द्वारा कानून भंग कर जेल जाने का ही कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन 23 मार्च को गांधी जी ने बिल्कुल ही नया और उम्दा हथियार राष्ट्रव्यापी हड़ताल राष्ट्र के सम्मुख पेश किया। हड़ताल का अर्थ छुट्टी मनाना नहीं, वरन सरकार को यह जताना था कि अब हिंदुस्तान की जनता उससे संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आई है। अतः लोगों से कहा गया कि रॉलेट कानून का विरोध में वे 30 मार्च को 24 घंटे का उपवास एवं प्रार्थना कर अपने हृदय को शुद्ध करें तथा शांतिपूर्ण सभाओं एवं प्रदर्शनों के द्वारा कानूनों का विरोध करें। बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल को कर दी गई। हड़ताल के लिए रविवार का दिन अर्थात सार्वजनिक छुट्टी का दिन निर्धारित किया गया ताकि सरकार से सीधे संघर्ष की नौबत ना आए और व्यापक जन समर्थन मिल सके। आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की सलाह नहीं दी गई तथा रविवार को भी ड्यूटी करने वालों को पहले से ही उस दिन का अवकाश लेने की सलाह दी गई। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए एक नई संगठन सभा की स्थापना की। स्वयं गांधी जी सभा के अध्यक्ष थे। B.G. हार्नीमैन उपाध्यक्ष, शंकरलाल बैंकर, उमर शोभानी और डॉक्टर D.D. सात्ये सचिव बने। दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कराची, मद्रास एवं पटना तथा गुजरात एवं सिंध के कुछ भागों में सत्याग्रह सभा स्थापित की गई। सभा की ये शाखाएं सिद्धांततः स्वतंत्र थी, लेकिन व्यवहारता उन पर बंबई स्थित केंद्रीय सभा की ही प्रधानता थी और गांधी जी की और उसकी ओर से अन्य शाखाओं का निर्देश एवं सलाह दिया करते थे। सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य था प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण, सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर जुटाना एवं अहिंसक संघर्ष के लिए प्रशिक्षण देना। सभा का खर्च स्वैच्छिक दान से चलता था और किसी प्रकार के अनिवार्य शुल्क की व्यवस्था नहीं थी। मार्च और अप्रैल के शुरू में गांधी जी देशव्यापी आंदोलन हेतु दौरे पर निकल गए। बंबई, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, तंजौर, त्रिची, मदुरई, विजयवाड़ा आदि क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया। दौरे के क्रम में उन्हें अपने विचारों का केवल प्रचार ही नहीं किया, वरन अपने लिए कई विश्वस्त एवं योग्य अनुयायी भी ढूंढे जो भविष्य में उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुए। लेकिन आंदोलन अपनी राह तलाश पाता। अचानक 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू के निर्वासन के विरोध में एक आम सभा होने वाली थी, परंतु जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगाकर उपरोक्त सभा में 1600 चक्र गोलियां चलवाईं, जिसमें सरकारी स्रोतों के अनुसार 379 लोग मारे गए और करीब 1200 लोग घायल हुए, जबकि गैर सरकारी स्रोतों के अनुसार 1000 लोग मारे गए और करीब 2000 लोग घायल हुए। इसके अलावा पूरे अमृतसर में आतंक का राज्य बरपा दिया गया। भारी संख्या में गिरफ्तारी की गई और संपत्ति नष्ट की गई। चौराहे पर लोगों को सरेआम कोड़ों से पिटवाया गया। इन घृणित कार्यों के कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त कर दिया। क्रूरतम दमन चक्र ने भारतीय नेताओं को कुछ समय के लिए भयभीत सा कर दिया और वे खामोश हो गए। गांधी जी की रणनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हिंसक संघर्ष को क्रूरतम दमन का भी सामना करना पड़ता है और वैसे माहौल में लंबे समय तक अहिंसात्मक जनसंघर्ष चलाना संभव नहीं होता। अतः 18 अप्रैल को उन्होंने कहा कि मुझसे हिमालय जैसी भूल हो गई है और उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। अब हम इसके महत्व को देखें
तो रॉलेट सत्याग्रह अपने मूल लक्ष्य रॉलेट कानूनों की वापसी को प्राप्त करने में विफल रहा। पंजाब तथा अन्यत्र प्रदर्शित सरकारी नृशंसता एवं गांधी जी की गिरफ्तारी ने जन भावना को उभारने और उसे हिंसक बनाने में काफी मदद की। आंदोलन की भीषणता के लिए प्रांतीय सरकारों की स्वतंत्र पहलकदमी भी जिम्मेदार रही। अतः 1920-22 के असहयोग आंदोलन से निपटने के क्रम में चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रांतों को स्वतंत्र पहलकदमी की इजाजत नहीं दी। जनरल डायर को संवेदनशील स्थानों से हटाकर उन पर पूर्ण नियंत्रण रखा तथा जन भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले कोई भी कदम नहीं उठाया। रॉलेट सत्याग्रह का वास्तविक महत्व राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों में निहित है। इसमें मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में बदल डाला, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सभी शामिल हुए। फलतः राष्ट्रीय आंदोलन पूर्व की तुलना में काफी मजबूत बन गया। इसके कारण अनुनय विनय निवेदन की नरमपंथी रणनीति को खारिज कर सीधा जनसंघर्ष की रणनीति को स्थापित किया। संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय राष्ट्रवाद को इससे यह बहुमूल्य सबक मिला कि संगठन एवं विचारधारा संबंधी पर्याप्त तैयारी के बिना किसी बड़े जनसंघर्ष का सफलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि महात्मा गांधी के रूप में एक करिश्माई व्यक्तित्व का नेतृत्व मिला, जिसने जनमानस को बांधकर कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए स्वतंत्रता की मंजिल प्राप्त कर सका। उनके सत्य, अहिंसा, नैतिक मूल्य, सत्याग्रह आदि का पदार्पण भारतीय राजनीति के लिए एक नई बात थी। इस प्रकार से हमारा यह विषय रॉलेट सत्याग्रह यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।